एक बड़ी खबर दर्शकों को दिखा देते हैं। ईरान के 20 शिप अब तक अमेरिका का अटैक उस पर हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड 20 ईरानी शिप डुबो चुका है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। यूएस फोर्स हैव स्ट्रक और श्रंक द बॉटम ऑफ द ओशियन मोर देन 20 शिप्स, ये कहा गया है। और देखिए, अब जो शुरुआत हुई थी वो बहरीन से हुई थी। ईरान ने सबसे पहले बहरीन में जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, नेवल बेस है, वहां पर हमला किया। ईरान ने ये कहा कि हमने उसको तबाह कर दिया है, लेकिन पलटवार करते हुए अमेरिका ने बता दिया कि हमारा बहरीन का जो सेंट्रल कमांड है वो तबाह नहीं हुआ है। इजराइल ईरान के जंगी मुहाने से निकलकर युद्ध अब श्रीलंका की लहरों तक पहुंच गया। पूरी दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिका ने यहां ईरान के वॉरशिप को तबाह कर दिया। श्रीलंका के दक्षिणी तट हम्बनटोटा और गाले के लगभग 140 समुद्री मील की दूरी पर अमेरिका ने समंदर में हाहाकार मचाया है। इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। We launch and dispatch our craft with all the necessary rescue team and the necessary devices to render humanitarian assistance, and we reached up to that location and continued doing the search operation. So while doing search operation, we found people floating on the floating in the water and rescued them, and later on subsequently when we inquired them, we found that those people are belonging to the Iranian ship. यह हमला गहरे समंदर में हुआ। समुद्र के अंदर से फायर किया गया और टॉर्पीडो ने चंद ही सेकंड में ईरानी वॉरशिप के चिथड़े उड़ा दिए। श्रीलंका नेवी ने इसकी पुष्टि की है कि जहाज पर ईरानी सदस्य सवार थे। हमले के बाद गाले में अस्पताल को अलर्ट भेजा गया और श्रीलंका नेवी ने पानी से 32 जख्मी लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें करापीटिया टीचिंग हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान अपनी जमीन से जंग लड़ रहा है और वहां से करीब 3300 किलोमीटर दूर अमेरिका ने उसके एक वॉरशिप को दहला दिया। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. खबर मिली है कि अमेरिकी नौसेना ने इस हमले के लिए अपनी एक वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी का इस्तेमाल किया। इस पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत मार्क 48 एट कैप टॉर्पीडो दागा और उसने जहाज के निचले हिस्से को चीर दिया। जहां हमला हुआ वो श्रीलंका के आर्थिक नियंत्रण में आता है, लेकिन यहां से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने का अधिकार है और इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने समुद्र में तांडव मचाया है। श्रीलंका की नेवी लगातार समंदर की निगरानी कर रही है और लापता लोगों की तलाश हो रही है। देखिए, अब युद्ध का दायरा मिडिल ईस्ट से निकलकर एशिया तक आ गया है। श्रीलंका के पास इस वॉरशिप को डुबा देना इसी बात की ओर इशारा करता है कि क्या ये कहीं विश्व युद्ध में ना बदल जाए। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपसे मेरा सवाल है कि चीन तो इस समय खुल के, चीन और रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सैटेलाइट तैनात रहते हैं, वो लगातार स्पाइंग करते रहते हैं अमेरिकन डिफेंस एसेट्स की मूवमेंट की। पता नहीं चल पाया कि वहाँ पर ईरानी वॉरशिप को टारगेट करने के लिए सबमरीन मौजूद है यूएस की। आश्चर्य की खबर है, बात है कि चीन के या पता भी चल गया होगा, इन्फॉर्म भी कर दिया होगा, तो बचाव का रास्ता क्या था? पहली चीज़ तो है, चीन की इंटेलिजेंस जो है वो वहाँ हिंद महासागर में अच्छी है। अगर हम देखें बर्मा के पास जो कोको आइलैंड है, वहाँ पे चीन लगातार अपना एक लिसनिंग पोस्ट रखता है। किसी भी समय हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखें, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से शुरू करें तो चीन के कम से कम 5-6 फिशिंग ट्रॉलर घूमते रहते हैं। मजे की चीज़ है, वो मछली कम पकड़ते हैं और ऊपर जो एंटेना है उनको सैटेलाइट की तरफ ज़्यादा दिखाते हैं। क्या चीन की इंटेलिजेंस को इस अमेरिकन सबमरीन के होने का पता नहीं था?
एक सबमरीन को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि वो जब गहरे पानी के अंदर रहती है तो उसका हीट सिग्नेचर भी फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है। लेकिन बीच बीच में एक सबमरीन, खासतौर से जो डीजल सबमरीन है, उनको एयर ब्रीदिंग के लिए हर 3-4 दिन में अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। उस वक्त उसका जो स्नॉर्कल है, जिससे वो डीजल इंजन जिससे कि बैटरी चार्ज हो रहे हैं उसको बाहर निकालता है, उस वक्त वो पकड़ में आ सकता है, सैटेलाइट से भी दिख जाता है। लेकिन अगर चीन के पास ये इंटेलिजेंस थी तो मेरा क्या अनुमान है कि उन्होंने डेफिनेटली बता दिया होता। चीन ऐसे भी ईरान को हर तरह की इंटेलिजेंस युद्ध के लिए फारस की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर में मुहैया करा रहा है। जैसे हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन कहाँ है, इसका पता करना ईरान के लिए असंभव है। लेकिन चाइनीज सैटेलाइट जो अब्राहम लिंकन का जो कैरियर बैटल ग्रुप है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो इस खबर को बताते रहते हैं तेहरान को। तो अगर चीन के पास ये इंफॉर्मेशन होती तो वो डेफिनेटली इस शिप को बताते। देखिए एयर कमोडोर बहल ने अगर बता भी दिया होगा योगी देवनाथ जी, तो ऑप्शंस क्या थे? हाँ, देखिए काफी सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि ऐसी चीज में ईरान डिप्लोमेटिक चैनल पर भारत की सरकार से याचना कर सकता था कि भारत की सरकार उसको किसी भारत के पोर्ट में रहने दे, डिप्लोमेटिक चैनल पे। अब भारत सरकार क्या अमेरिका को नाराज करके एक शिप को यहां पनाह देती? थोड़ा डेलिकेट सेंसिटिव मामला है। क्या वो बांग्लादेश में चट्टगांव में या म्यांमार की जुंता जो कि अमेरिका को एकदम नहीं पसंद करती, मेरे ख्याल से एक म्यांमार का जो कोई हार्बर है वो एक बेटर ऑप्शन होता, क्योंकि म्यांमार उनको प्रोटेक्शन भी देता। म्यांमार की जो नेवी है वो चीन के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करती रहती है। म्यांमार की नेवी जो है वो चीन के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान ईरान के कोको आइलैंड भी जा सकता था। हाँ, कोको आइलैंड भी जा सकता था। एक और ऑप्शन था, वो ये है कि आप शैलो वाटर में चले जाइए। क्या होता है कि सबमरीन, बिल्कुल देवनाथ जी, लेकिन अब समस्या ये है ना कि ईरान इस वक्त अपनी ही फजीयत में इस कदर फंसा हुआ है कि वो जो तमाम ऑप्शंस उस पर ध्यान देने का भी शायद विकास जी उस पर समय ही नहीं है। बिल्कुल।